गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 7 भारतीय अर्थतंत्र के विषय में समझाने जा रही हूँ। आज अपने इसमें क्वेश्चन लेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र के विषय में समझाइए। इससे पहले अपने स्वतंत्रता के पश्चात और इससे पहले अपने स्वतंत्रता से पूर्व यानी जब अपना भारत देश आज़ाद नहीं होता उससे पहले की चर्चा की थी। आज अपने चलाएंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र के विषय में समझाइए। और स्वतंत्रता के पश्चात यानी जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसमें जब हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर नंबर के, हम ब्रिटिश सरकार थी जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने हमारे देश की हालत कैसी कर दी थी, एकदम गरीब और बहुत ही दयनीय कर दी थी। ठीक है, फिर जब हमको स्वतंत्रता मिली, जब हमारे अर्थतंत्र भारत देश में स्वतंत्रता आई, ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग किसकी तरफ बढ़े, विकास की तरफ बढ़े। विकास की तरफ बढ़े यानी जब 1947 के बाद धीरे धीरे हम लोग विकास की तरफ बढ़े, तो तब से लेके और अभी जब रिसेंटली टाइम चल रहा है तो हमारे देश में कितना विकास हुआ है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो आंकड़े हैं, नंबर्स ज़्यादा हैं, तो आपको क्या करना है, नंबर्स में जैसे याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो एक फॉर्मेट बना लो कि हाँ इस सन में इतना विकास हुआ था, इस सन में इतना विकास हुआ था, तो आपको याद करने में सिंपल रहेगा। जैसे 1947 से का फॉर्मेट 19 यानी आपको जो डेट दी गई है उस तरीके से आप फॉर्मेट बनाओगे। आपकी बुक में भी एक फॉर एग्जांपल दिया है, जैसे 2011-12, 2012-13, 2013-14, तो फॉर्मेट से आप याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लेंगे स्वतंत्रता के पश्चात जो भी हमारे विकास हुए यानी जो भी अर्थतंत्र देखने को मिलता है, तो उसमें अपने पास प्रति व्यक्ति आय है, कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र, जनसंख्या, गरीबी, बेकारी और मानव विकास, इस तरीके से 8 पॉइंट हैं जिसमें हम लोगों ने प्रगति की, विकास किया और प्रगति करने की कोशिश की, जिसमें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र अपना बहुत ही पिछड़ा हुआ था। अब अपने लेंगे प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय, तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, मानव विकास रिपोर्ट में कैसा होता है, मानव विकास में रिपोर्ट में औसत आयु, शिक्षण और जीवन स्तर, इन सब का समावेश होता है। तो मानव विकास की रिपोर्ट के अनुसार यानी एक सर्वे निकला था 2014 में, तो उसके अनुसार हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय वो और देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे 2013 ले लेते हैं, तो 2013 में हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय थी $5150। ठीक है, और जबकि चीन की थी 11,477, श्रीलंका की थी 9,250, अमेरिका की थी 52,308 और नॉर्वे की थी 63,909। ऐसे तो और देशों की तुलना में हम लोग कंपेयर करते तो उनकी अपेक्षा हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी, प्रति व्यक्ति आय यानी पर व्यक्ति आय, एक पर्सन की आय, वो और देशों की अपेक्षा 7 से 10 गुना कम थी। ठीक है, और देशों की अपेक्षा 7 से 10 गुना कम देखने को मिली। ये किस में, मानव विकास रिपोर्ट जो 2014 में हमारे सामने आई थी उसमें ये देखने को मिला है। पर फिर भी हमारे देश ने धीरे धीरे प्रगति की है, जो 1947 से काफ़ी विकास हुआ है। और देशों की अपेक्षा हमारा देश पिछड़ा हुआ है, पर फिर भी उसने काफ़ी विकास किया है। अब दूसरा पॉइंट आएगा कृषि। अब कृषि, तो हम जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। उसकी 70 या 72% आबादी किस पे डिपेंड है, कृषि पे डिपेंड है। तो जैसे हमने कंपेयर किया है तो 2001 और 2000 में, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में 58% लोगों को रोजगार मिलता था। ठीक है, जो 13 और 14 में, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में क्या हुआ है, थोड़ा कम ज़्यादा हुआ है क्योंकि लोग उद्योग की तरफ, शहरीकरण की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, 49% यानी 2014-15 के सर्वे के अनुसार जो क्या हुआ है, कृषि क्षेत्र से लोग किस तरफ बढ़े, उद्योग की तरफ बढ़े, तो उसका प्रमाण 49% कम हुआ है। पर 49 यानी जब 2001 और 2 में 58% था और जो 2013-14 में 49% हुआ है यानी 49% हुआ है। पर इसके अलावा भी कृषि क्षेत्र है, उसका महत्व बढ़ा है। किस तरीके से बढ़ा है, तो राष्ट्रीय आय, जो हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय है
उसकी योगदान में उसका भाग बढ़ा है। ठीक है, तो वो 1950-51 में 55% था। ठीक है, जो 2013-14 में क्या हुआ है, आगे बढ़ा है, और फिर उसके बाद वो घटा है। क्यों? क्योंकि लोग उद्योग की तरफ आगे बढ़े हैं, यानी किसी क्षेत्र में जिस तरीके से वो बढ़ा है उस तरीके से उसमें घटने का प्रमाण देखने को मिलता है। और इस तरीके से 1980-81 में 38% और 2001 और 2 में, ठीक है, 22.3% था। यानी जिस तरीके से कृषि क्षेत्र का क्या हुआ है, उत्पादन बढ़ा है, नई टेक्नोलॉजी आई है, पर उसका जो काम करने का प्रमाण है वो घटा है। उसके बाद है उद्योग। ठीक है, अब उद्योग तो हम जानते हैं कि धीरे धीरे हमारा देश उद्योग की तरफ, औद्योगिकरण की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसमें विकास देखने को मिलता है। 1950-51 में भारत का उद्योग 10.6 लोगों को रोजगार देता था। 1951 में ये प्रमाण 2001 में बढ़कर कितना हुआ, 18.2% हुआ। 2011-12 में ये बढ़कर 24.3% हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे आगे देखते जाते हैं तो ये प्रमाण बढ़ता जा रहा है। जो 2011-12 में 24.3% था, यानी 1950 से लेके और 1913-14 तक वो बढ़कर 26% हो गया था। इतना प्रमाण देखने को मिलता है। और जो उद्योग है उसका राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है, तो 1950-51 में 15% था, 1980-81 में 24% था, और 2013-14 में बढ़कर 26.2% हुआ। यानी धीरे धीरे उद्योग में क्षेत्र में क्या हुआ है, राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है और उद्योग का प्रमाण भी बढ़ने को मिला है। यानी ये प्रमाण बढ़ने को देखने को मिलता है। अब इसके बाद है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र, तो सेवा क्षेत्र क्या है, 1950-51 में जो सेवा क्षेत्र थी उसमें कुल रोजगार का कितना भाग था, 17.3%। आप एक ब्रैकेट बना लेंगे उससे तो आपको ये याद रखने में सहेलियत सिंपल होगा। तो 17.3 था, जो 2001 में बढ़कर 25.2 हुआ, और 2011-12 में बढ़कर 27, यानी 2051 से लेके 2011-12 में, जब 2051 में 17.3 था, जो 2011-12 में बढ़कर 27% हो गया। और ये सेवा क्षेत्र का जीडीपी में अपना क्या योगदान था, तो जीडीपी में यानी राष्ट्रीय आय में 30.3% योगदान था। ठीक है, जो बढ़कर 1980-81 में 38% हुआ, और 2014-15 में 52.7% देखने को मिला। यानी ये जो हम देते हैं आपको नंबर्स, उससे अपने यानी देखते नहीं तो मैं पढ़ा रही हूँ, तो उससे पता चलता कि अपना देश कितना पिछड़ा हुआ था और कितना विकास हुआ है। यानी स्वतंत्रता के टाइम हम लोग कितने पिछड़े हुए थे, और अभी रिसेंटली टाइम में से 13-14 में कितना विकास हुआ है, वो हम लोग अंतर यानी ये नंबर्स के द्वारा अंतर निकाल सकते हैं। तो भी सेवा क्षेत्र में राष्ट्रीय आय में क्या है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा भाग था। यानी जो राष्ट्रीय आय में हमारी जैसे कृषि की आवक, उद्योग की आवक, सेवा क्षेत्र की आवक, तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका था, सेवा क्षेत्र का था। इसके बाद अपने लेंगे जनसंख्या। अब जनसंख्या के मामले में हम लोग अपने पास जनरल नॉलेज में भी है कि चीन के बाद दूसरा नंबर जनसंख्या में हमारा आता है। यानी भारत देश जनसंख्या में सेकंड नंबर पर आता है पूरे विश्व में, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा देश का विकास हो रहा है उस तरीके से जनसंख्या भी बढ़ रही है। जैसे वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी, जो बढ़कर 1951 में 36.1 करोड़ हुई, और वो इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि 2001 में 102.7 करोड़ देखने को मिली। और जो अपनी अंतिम जनगणना हुई है 2011 में, उसके अनुसार अभी अपने भारत देश की यानी जनसंख्या 121.0.2 करोड़ है। यानी ये हमको एक सर्वे के अनुसार मिली है। यानी जब 1951 से लेकर और 2001 इसमें जनसंख्या का प्रमाण बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा है। तो इसको हम एक विस्फोटक के रूप में भी जानते हैं
कि भारत में जनसंख्या विस्फोटक रूप में एक चिंता का विषय बन गया है कि जिस तरीके से विकास हो रहा है उस तरीके से ही क्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है। यानी भारत देश आज़ादी के बाद जिस तरीके से प्रगति कर रहा है उस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या होता है, एक विकास के रूप में एक अवरोध उत्पन्न होता है, एक बाधा उत्पन्न होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं समझाऊँ कि अपने पास 10 चॉकलेट है और लेने वाले 5 जन हैं, तो सबके भाग में 2-2 चॉकलेट आएगी। अब 10 लोग हैं और लेने वाला भी 10 लोग हैं, तो 1-1 चॉकलेट आएगी। यानी जिस तरीके से हम लोग विकास कर रहे हैं उस तरीके से उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये जनसंख्या है वो हमारे विकास में अवरोधक बनती है और एक ये चिंता विषय रूप है। अब इसके बाद टॉपिक आएगा गरीबी, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। यानी भारत जानते हो कि उसमें निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। अब गरीबी के प्रमाण में देखने बैठे तो 1973 और 74 में 54.9% लोग गरीब थे। ठीक है, फिर 1993-94 में ये प्रमाण घट गया। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जो थी वो कम मात्रा में बढ़ रही थी, तो ये प्रमाण घटकर 45.3% हुआ। 2004-05 में ये प्रमाण घटकर 37.2%। यानी जैसे जैसे हमारा देश विकास कर रहा है उस तरीके से गरीबी का प्रमाण कम होता जा रहा है। यानी लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिलने से क्या हो रहा है, गरीबी का प्रमाण कम हो रहा है। और ये प्रमाण 2011-12 में 21.9% देखने को मिला। यानी विकास बढ़ने के साथ गरीबी का प्रमाण घटा है। पर गरीबी का प्रमाण घटा तो है, पर और देशों की अपेक्षा में फिर भी हमारे देश में गरीबी काफ़ी है और जिसमें काफ़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। यानी लोगों अभी और देशों की अपेक्षा काफ़ी लोग गरीब देखने को मिलते हैं। यानी हम लोग अपने देश की कंपेयर करने जाते हैं कि भारत देश जब आज़ाद हुआ तो अभी तक लेके गरीबी का प्रमाण धीरे धीरे कम हुआ है, पर और देशों की तुलना में हमारे देश में अभी भी दारुण गरीबी देखने को मिलती है। और वो गरीबी कैसी है, निरपेक्ष गरीबी देखने को मिलती है। इसके बाद है बेकारी। अब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है, उससे तब से लेकर अभी तक काफ़ी रोज़गार उत्पन्न हुए, काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला है। पर और देशों की तो आगे तुलना करने जाए तो हमारे देश में बेरोजगारी का प्रमाण ज़्यादा है। यानी हमारे देश में जैसे ढांचागत बेकारी देखने को मिलती है। यानी पहले से जो लोग बेकार है वो बेकारी चलते चले आ रहे हैं। तो वर्ष 1991 में 33 लाख लोग बेकार थे। एक सर्वे किया गया 1999-2000 में, तो 7.31 लोग बेकार थे। यानी बेकारी का प्रमाण तो कम हो रहा है, पर किस तरीके से कम हो रहा है, और देशों की अपेक्षा से अपने देश में बेकारी का प्रमाण ज़्यादा है। और ये प्रमाण 2011-12 में घटकर 5.6% हो गया। पर हमारे देश में कैसी बेकारी देखने को मिलती है, प्रच्छन्न बेकारी। ठीक है, प्रच्छन्न बेकारी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। इस बेकार को हम लोग छिपी बेकारी भी मानते हैं। और ये छिपी बेकारी कैसा होता है, जैसे आपके घर में 4 पर्सन हैं, ठीक है, तो वो खेती में काम करने जा रहे हैं, तो जैसे 4 पर्सन है तो उसमें 2 पर्सन काम करने जा रहे हैं तो भी इनकम उतनी हो रही है, और 4 पर्सन काम करने जा रहे हैं वो तो भी इनकम उतनी हो रही है। तो उससे क्या बोलते हैं, उसको अपने छिपी बेकारी बोलते हैं, प्रच्छन्न बेकारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इनकम उतनी की उतनी रहती है। ऐसा लग रहा है कि इंसान को रोज़गार मिल रहा है, वो काम कर रहा है, पर इनकम उतनी की उतनी ही रहती है। तो ये बेकारी का ढांचा हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आएगा मानव विकास। और मानव विकास तो भारतीय लोगों का जीवन स्तर है, जैसे अपने भारत देश का, तो कैसा हुआ है, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर अभी तक काफ़ी विकास किया है, काफ़ी विकसित हुआ है। पर जो विकसित देश है उनके साथ तुलना किया जाता है तो उसका स्तर काफ़ी नीचा देखने को मिलता है। ठीक है, मानव विकास का आंक है, ठीक है, तो उसमें इसकी रचना किसने की है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है, UNO ने की है। तो उन्होंने मानव विकास में किस किस का समावेश किया है, तो औसत आयु, शिक्षा दर और जीवन स्तर, इन सब का समावेश किया है। इन सब का टारगेट देखा जाता है तो उसको मानव विकास कहते हैं, मानव विकास आंक कहते हैं। तो मानव विकास आंक अपने प्रस्तुत करें, जैसे समझने जाएं तो जो 2000 का जो अनुसार था मानव विकास आंक का, तो वो 0.463% था। ठीक है, जो 2010 में बढ़कर, यानी मानव विकास आंक बढ़ा है, जो 2010 में बढ़कर 0.547 हुआ था।
और जो 2013 में बढ़कर 0.568 हुआ था। पर जैसे अपने भारत देश का विकास आंक देखने जाते हैं तो अपने देश के 187 देशों में 136वें नंबर पर भारत देश आता है। यानी और देशों की तुलना में अपने देश का जो विकास है बहुत ही पिछड़ा हुआ है, नहीं तो बहुत ही पीछे है। यानी ये जो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अर्थतंत्र है, इसके विषय में मैंने चर्चा की है। तो इसमें कैसा है कि भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके अभी तक अपने देश ने काफ़ी विकास किया है, पर और देशों के साथ तुलना करने जाते हैं तो वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो ये टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। इसमें मैंने प्रति व्यक्ति आय, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, जनसंख्या, गरीबी, बेकारी और मानव विकास के विषय में समझाया है। अब नेक्स्ट जो मैं आप लेक्चर लूँगी उसमें विकासशील भारतीय अर्थतंत्र के लक्षण समझाएंगे, यानी हमारे देश ने जो विकास किया है। अभी अपने ने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात वाला, पर अब जो विकास किया है उसके लक्षण के विषय में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। अस्तु।